हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को यूपी स्पेशल का जो हिस्ट्री है उसके बारे में कंप्लीट इसका लेक्चर आज मैं इस लेक्चर में पूरा आप लोग को जो हिस्ट्री है उसके बारे में पूरा कंप्लीट इस लेक्चर को लूंगा। इसमें क्या क्या उत्तर प्रदेश के एंशियंट प्राचीन इतिहास जो है पूरा ये प्राचीन इतिहास, उसके बाद मॉडर्न मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों पार्ट में इसको कंप्लीट कराऊंगा। देख लीजिए अब इसमें क्या क्या है। इसके पहले जो यूपी स्पेशल का लेक्चर है उसमें जो आपका 22, 21, 22, 23, 24 लेक्चर हो चुके हैं, उस लेक्चर को आप वन बाय वन रिवीजन कर लीजिएगा और उसको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोग को यूपी स्पेशल का एमसीक्यू जो है वो एमसीक्यू यूथ पब्लिकेशन का कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर आप लोग का फीडबैक अच्छा रहेगा तो उसको कंप्लीट कराया जाएगा, अदरवाइज आपको थ्योरी कंप्लीट करा दिया जाएगा, आप लोग उसको कर लेंगे। जैसा होगा आप उसको कमेंट कर सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का एंशियंट हिस्ट्री मैं आप लोग को इसमें ले रहा हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक उत्खनन से पाषाणकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है। मतलब जो आपका पुरातत्व होते हैं, इतिहास होता है, उसके बारे में पाषाणकालीन मतलब जो आपका पत्थर वाले काल है इतिहास से जानकारी प्राप्त होती है यूपी का। इस राज्य में पाषाणकालीन मानव गतिविधियों के अधिकतर साक्ष्यांश पर्वत के सटी इलाकों से प्राप्त हुए हैं। जो पर्वतीय इलाके हैं उससे अधिकतर जानकारी हमको मिली है। उपकरणों की बनावट के आधार पर एवं प्रागैतिहासिक काल के अनुसार निम्न काल में बांटा गया है। मतलब पहले आप देखते होंगे कि किस तरह से जब स्टोन युग आया, आपका पाषाण युग आया, तो किस तरह से इस शेप के आपके स्टोन रहते थे। मतलब उनको एक डिजाइनिंग नहीं मिली। जब उनको धीरे धीरे टेक्निकलिटी पता चली तो उसका शेप में धीरे धीरे आपका ये शार्पनेस देना शुरू कर दिए, नोकीला देना शुरू कर दिए, फिर इस तरह से शार्प बनाने शुरू कर दिए। तो इस तरह से पत्थरों का निकल मतलब पहले मोटे साइज के मुझसे चाहिए। इसमें आप देख लेंगे, इसमें एनसीईआरटी के ये इमेज बहुत ही अच्छा दिया गया है, किस तरह से स्टोन का यूज है। तो ये आप मान सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी किस तरह से विषय, जैसे आज हम लोग चंद्रयान 3 को लॉन्च किए, तो चंद्रयान 3 लॉन्च करने में इसके पहले हम लोग क्या, इसको पहले हम लोग कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ा गया, सैटेलाइट अच्छे से काम किया गया, फिर 1 2 3 टाइम्स लैंडिंग की गई, तब जाकर के ये मेरा सक्सेस हुआ। इस तरह से जब टेक्नोलॉजी अननोन थे तो उस तरह से मोटे मोटे सब बनते थे। फिर जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट हो गया है, रेनेसा आया, तो उस हिसाब से आपका आगे काम बढ़ता चला गया, उसी हिसाब से हमको जानकारी मिलती है। अब देखिए इसमें क्या था, पूरा पाषाण काल में आपको क्या क्या मिलता है। इसको होता है पैलियोलिथिक एज ना, इसको इंग्लिश होती है पैलियोलिथिक एज। आप टर्म को समझते रहिए, इस टर्म को समझने से आपका क्या रहता है कि कभी कभी हिंदी के वर्ड आपको डाउटफुल क्रिएट करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये सब कंफ्यूजन नहीं होते हैं। तो आप ये सब हमेशा जो इसकी हेडिंग रहे उसको जरूर याद करें, चाहे आप किसी भी मीडियम के रहिए। उत्तर प्रदेश में मैं आप लोग को बता, बेलन घाटी, ये बेलन घाटी से जब आप उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बेलन घाटी को आपको जानना पड़ता है। ये बेलन घाटी किस रीजन में आती है, ये आपका तो सोनभद्र। आप लोग को मैं सोनभद्र बताया था। सोनभद्र ऐसा है जो 4 स्टेट से टच करता है। स्टेट में कमेंट कर सकते हैं कौन कौन सी स्टेट है। तो सिंगरौली घाटी को चंदौली की घाटी की चकियां से पूरा पाषाण काल की अवशेष प्राप्त हुई है। तो मतलब जो बेलन घाटी कहाँ है, सोनभद्र के रीजन पे है। इसके चंदौली के चकिया के पाषाण काल से अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी में चौपानी मांडो एवं लोहंदा नामक स्थान से पूरा पाषाण से संबंधित जानकारी मिल जाए। लोहंदा से और चौपानी मांडो से आपको जानकारी मिलती है। चौपानी मांडो से लेकर के 9 पाषाण तक के अवशेष वहां पे मिले हुए हैं। बेलन घाटी की सहायक नदियां कौन कौन सी उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र, मिर्जापुर और आपका प्रयागराज जो है विंध्याचल वाले रीजन से, ये सब आपका बेलन घाटी के क्षेत्र में आते हैं। फिर चौपानी मांडो चार्ट नामक स्तर पत्थर से बड़े बड़े उपकरण अलावा भेड़िया बकरियों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जबकि भेड़ बकरी स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर उसके अवशेष मतलब उसके स्टोन बोन्स पाए गए हैं। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पाया जाता है, यहाँ पर झोपड़ियों के प्रमाण मिले हुए हैं। अब देख लीजिए, लोहंदा को लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहां से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति भी मिली हुई है। चंदौली के चौकिया नामक स्थान से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपका मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, अब मैं आप लोग को बता, पेसियोलिथिक हो गया, अब आपका मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश का क्या क्या विकास हुआ। बेलन की घाटी आपको समझ में आ गया, लोहंदा समझ में आ गया, और आपका विंध्याचल रीजन और ये सब रीजन। अब जो मेसोलिथिक एज है मध्य पाषाण काल, उस बारे में देखिए। उत्तर प्रदेश में मानव गतिविधियों का प्रसार हुआ। इस काल में विंध्य क्षेत्र,
आपका विंध्याचल वाला क्षेत्र के अंतर्गत इलाहाबाद के जिले के मेजा, करछना, बारा तहसील से मिर्जापुर के बुंदेलखंड में मध्य पाषाण के अवशेष मिले हैं। जो आपको मेसोलिथिक एज है ये कहाँ कहाँ तक मिले? मेजा के, करछना, ये विंध्याचल, जैसे आप मिर्जापुर बुंदेलखंड रीजन इन सब में आएंगे, आपका इलाहाबाद का जो आपका इलाहाबाद का साउथ वाला रीजन है उस पार्ट में ये सब आए जाते हैं। यहाँ तक कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही प्राचीन विभाग की ओर से मिर्जापुर जिले में स्थित मोहरना पहाड़ और बघी खोर लेखिया उत्खनन प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाणकालीन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इनके लेखिया एवं पूर्व मध्य स्थल पर 17 नर कंकाल मतलब मेल कंकाल प्राप्त हुए। ये अधिकांश के सिर एवं पश्चिम के दिशा में हुए हैं। मतलब कि इस समय जब आप किसी का डेड हो जाता है तो आदमी का डेड जब होता है तो उसका जो हेड रहता है वो नॉर्थ की तरफ रहता है जब आप उसको मतलब रखते हैं, और जो उसका पैर होता है साउथ की तरफ लेकिन उस समय के हेड किस तरह से पड़े हुए हैं? हेड आपका पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ आप बनाते हैं। आप किसी भी पेज में आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये आपका डायरेक्शन है, इसको आप समझ लीजिए, नहीं तो आपका कंफ्यूजन होता है। देखिए जो आपका दाहिनी साइड रहता है वो आपका ईस्ट रहता है, जो आपका टॉप रहता है नॉर्थ, जो नॉर्थ उसके नीचे रहता है साउथ, और वेस्ट की तरफ जो आपका बाएं साइड रहता है वेस्ट। किसी भी पेज में जब आप कहीं भी पेज रहे, अगर आपको डायरेक्शन का कंफ्यूजन हो रहा है तो मैप बनाइए, मतलब पेज लीजिए, पेज में ऐसे प्लस का निशान बनाइए, जो आपका दाहिनी साइड ईस्ट, उसके वेस्ट, उसके अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट, और टॉप पे नॉर्थ और साउथ। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ही आपका हो गया। फिर इलाहाबाद के मेजा तहसील में स्थित चौपानी मांडो नमक के मध्य पाषाण काल में आपके अवशेष प्राप्त हैं। जो मेजा तहसील है यहाँ पे आपका ये चौपानी मांडो में मध्य पाषाण काल के यहाँ पे अवशेष रखे। आधुनिक प्रतापगढ़ में जिले में सराय नहर राय में महदहा, दमदमा, अब उसके बाद ये महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थलों में से एक है। आप दमदमा का नाम आप हिस्ट्री जब पढ़ते हैं उसमें भी ये जब उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आपका यूपी स्पेशल है, इसलिए आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि ये आपका मध्य पाषाण कालीन क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्खनन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राचीन विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष GR शर्मा ने अनेक सहयोग, जिनकी बुक है GR शर्मा BD मिश्रा ने इन्होंने करवाया था। ये सब हिस्टोरियन है, यहाँ के हैं, इलाहाबाद के हैं। तो यही तो इसीलिए तो आप इलाहाबाद को जो पुराना था इसीलिए फेमस था। सराय नहर में लघु पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के सावधान गर्त चूहों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तात्कालीन मृत संसार की वृद्धि प्राप्त हुई है। समाधानी स्थल पर सिर पश्चिम की ओर, इनके सिर आपका पश्चिम की ओर एवं पैर, जब आपका सिर पश्चिम की ओर है तो ऑब्वियस है कि पैर आपका पूरब की तरफ रहेगा। ये अंडरस्टूड की बात है। आप उसमें जब आप मेंस में लिखिएगा तो इसको आपको ये पॉइंट मिल सकता है। आपका पता चल गया सिर उसका पश्चिम में है तो आप इसमें 4-5 लाइन की और स्टोरी बना सकते हैं, उसका पैर पश्चिम में है। महदहा और दमदमा वृद्ध संख्या में लघु पाषाण के उपकरण प्राप्त हुए। महदहा में हड्डी के सींग से निर्मित हुआ है। बड़े पैमाने पर कुछ स्रोतों में इसमें मतलब अलग अलग ये स्थल हैं हड्डियों से निर्मित अवस्थी प्राप्त हुई हैं। इन स्थलों के बारे में आप सकते हैं। अब देखिए ये आपका हो गया, ये आपका जो का हिस्ट्री वाला पार्ट था, एंशिएंट हिस्ट्री वाला वो। अब आपको मैं यूपी की मेडिवल हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास के बारे में इसको बता देता हूँ। ये मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 स्टार्ट होगा, नेक्स्ट टाइम पार्ट 3 होगा। मध्यकाल में भारत को अध्यापत्य स्थापित करने के लिए दिल्ली सल्तनत, जब मध्यकालीन पढ़े तो दिल्ली सल्तनत, इसका आपका ट्रिक होता है गुलाब सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, इसकी ट्रिक है। आप इसको ट्रिक से याद हो तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, सूंघ वंश, ये आपका ट्रिक है। और उसके बाद आपका मुगल लास्ट में आते हैं। तो ये आपके जो दिल्ली सल्तनत है ये आपका ये कब आया है? आपका 1206। अभी इसमें आप कमेंट कर सकते हैं सबसे ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक कौन सा सल्तनत रहा है और सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड तक कौन सा सल्तनत रहा है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री का लेक्चर आने वाले स्टार्ट होने वाला है आपका, तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आप हिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ेंगे रजिया सुल्तान कौन है, उसके 40 दरबारी कौन थे, उसके कौन कौन से पार्ट थे, उसमें वो आप पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री का पार्ट है। तो दिल्ली सल्तनत में गुलामों में शहर गहरा था। फिर इन शासकों में जौनपुर, कौन कौन से जौनपुर है जो आपका फिरोज शाह बना था, फिरोजाबाद, ये सब नगर बसाए गए थे। ये इंपॉर्टेंस है, मतलब ये इनका एक हिस्टोरिकल प्लेन है। जब आपका देखेंगे अटाला मस्जिद हो गया, अटाला मस्जिद हो गया, आपका जो गोमती नदी पे
जो आपका बना हुआ है शाही किला, वो सब हिस्टोरिकल प्लेस है। इस सब को बारे में आपका देखना। ये प्रसिद्ध शहर बसाए गए थे, ताजमहल हो गया, आगरा हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछता है। ये किसमें पीरियड में आता है? आपका मेडिवल पीरियड में आता है। मेडिवल पीरियड आपका कब से आता है? 1206 से लेकर के आप मान सकते हैं कि जब तक मुगल नहीं आए थे 1700 तक, इस के 400-500 साल तक पूरा दिल्ली सल्तनत ने राज किया था। अब इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में आप देख लीजिए। जो यूपी का सल्तनत है उसके बारे में मैं बता दूंगा। सल्तनत क्या होता है? आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख सकते हैं। जो सल्तनत है, आप पहले तो एक सल्तनत क्या किसे कहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। आप उसको आने वाले लेक्चर में हिस्ट्री में जब बताया जाएगा तो सल्तनत किसे कहते हैं। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाब वंश, तो वो जो मैट्रिक बताया था गुलाब खिले तो सुंगलू महक, तो उस ट्रिक में आपको ये पता है। तो इस स्थापना की थी। ऐबक के बाद इल्तुतमिश सुल्तान बना और इसने सल्तनत के सामने विद्यमान मुश्किलों को खुलकर सामना किया। मतलब समस्याएं आ रही थी उसको उन्होंने उसका समस्या की। मंगलों के आक्रमण से सल्तनत की रक्षा। इसके बाद खिलजी वंश पे तुगलक वंश के धीरे धीरे दिल्ली की सीमा तक विस्तार किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में साम्राज्य का अंग रहा है। तुगलक वंश के शासक ने फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश में 2 नए नगरों का फिरोजाबाद और जौनपुर का निर्माण करवाया था। ये फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद और जौनपुर का नगर का विस्तार करवाया था। जौनपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित सल्तनत कालीन नगर है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खान, जिसको बोलते हैं एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के कहता है। एमबीटी को, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप हिस्ट्री में से, क्यों इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है? लंपट मूर्ख, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। वाई एमबीटी इज कॉल्ड, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक कॉल्ड एज लंपट मूर्ख। हालांकि इसकी जो योग्यता थी बहुत थे, लेकिन वाई इट इज कॉल्ड। फिर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में फैली अस्थिरता के लाभ उठाकर सल्तनत सुल्तान बिन मोहम्मद तुगलक दास बना। 1734 में जौनपुर राज्य आपका स्वतंत्र हो गया। इसको तुगलक वंश के सुल्तानों ने मलिक उल सर्क की उपाधि दी गई। इस कारण से स्थापित साम्राज्य को सर्की साम्राज्य कहा जाता था। सर्की शासनकाल में जौनपुर के अनेक स्थानों का स्थापत्यों का निर्माण करवाया था। इसमें सर्की वंश, जब ये आपका सर्की वंश स्वतंत्र हो गया तो इसमें जौनपुर को अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। आप कमेंट कर सकते हैं अटाला मस्जिद किस ईयर में? 1394 या किस ईयर में आप करेक्ट कर सकते हैं। 1394 में ही एक अलग में है कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इस दौरान जौनपुर में शिक्षा, सांस्कृतिक कला, व्यापार प्रमुख केंद्र बन गया, इसलिए इसे सिराज ए हिंदुस्तान कहा जाता है। आप समझ लीजिए कि जौनपुर को पूर्व का सिराज कहता है, उसको शिक्षा की नगरी। जैसे आज के समय में मुखर्जी नगर और इलाहाबाद प्रयागराज तो अब तो डाउन हो गया, मुखर्जी नगर को कहा जाता है। उसी तरह से हिस्ट्री में मेडिवल पीरियड में शिक्षा की नगरी किसे कहा जाता है? सिराजे हिंद जौनपुर को कहा जा सकता है। यहाँ से हम लोग का स्पेशल कनेक्शन भी है, इसको आने वाले फ्यूचर में बताया जाएगा क्या कनेक्शन है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी रहा। सुल्तान बहलोल लोधी 1484 में जौनपुर में जीतकर दिल्ली सल्तनत को मिला लिया था। फिर जाकर जब वो स्वतंत्र हुआ, सुल्तान बहलोल लोधी आया 1484 में जौनपुर को जीत करके फिर से दिल्ली सल्तनत में वापस मिला लिया। सिकंदर लोधी ने आगरा नामक नए स्थापना की, इसको 1504 ईस्वी में, और 1506 में आगरा का अपनी राजधानी बनाया। तो इब्राहिम लोधी के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया गया 1526 में, और 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई। इब्राहिम लोधी इसमें परास्त हुआ, मुगल वंश की नींव डाली गई। ये हिस्ट्री का बेसिक पार्ट है, आप लोग इसमें पढ़ेंगे। आप लोग इसको समझते रहिए क्या क्या यूपी से इसका कनेक्शन है। अब इसमें जो आपका भक्ति और सूफी आंदोलन रहे हैं, हिस्ट्री में इसका भी देखा। ईश्वर से व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वरूप की ओर जोर देने वाले भक्ति आंदोलन के रूप में तुर्कों के आने वाले बहुत पहले से चल रहा है। भक्ति के बीजों को वेदों में देखा जा सकता है। आरंभ में इस पे जोर नहीं दिया गया था। भक्ति का वास्तविक विकास 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत में हुआ। मतलब आप जब इंडिया का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, नॉर्थ में कौन सा आर्किटेक्चर है, मिडिल में कौन सा आर्किटेक्चर है, वेसर शैली, नागर शैली और द्रविडियन शैली कौन कौन सी है, आप इसको कमेंट कर सकते हैं। उसमें आपका छत्रक शिला क्या होता है, इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को एवं प्रेम को उदारता का संदेश देना है।
आप पूजा करना, आराधना करना, मोक्ष करना, मतलब क्या है कि आप अपने अंदर के मन को हमेशा जागृत करें, कंट्रोल करें। भारत में उपनिषदों, भगवत गीता, पुराण, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर हुआ, जबकि सूफी में इस्लाम की कट्टरता के विरुद्ध तुर्की शासन में व्यक्त घुटन उदासी दूर करने के लिए हुआ था। इन आंदोलनों की सबसे बड़ी विशेषता रही है, यह तो न राजकीय संरक्षण मिला, न ही राजनीतिक उतार चढ़ाव में इसमें कई निचल। भक्ति संतों में प्रेम की तुलना में सेवक मालिक के सेवा भाव एवं मित्रों में प्रिय भावना प्रति मां में देखा गया है। मतलब कि आप इसमें कर सकते हैं, प्रेम भावना कर सकते हैं। अब आपका पार्ट थर्ड जो आपका हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री। जब अब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूपी। देखो, प्राचीन से वर्तमान तक उत्तर प्रदेश के राजनीतिक शासन का सदैव केंद्र बना है। अभी भी आप देखते हैं, जब हिस्ट्री पढ़ी जाती है, जब आप नेताओं का स्टेटमेंट चाहते हैं, तो दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के जाएगा, यूपी से होकर जाता है। जब आप अभी देखिएगा चुनाव प्रचार में सभी नेताओं का यही स्टेटमेंट रहेगा। तो यूपी पहले से ही फोकस रहा है, क्योंकि ये एरिया में सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है, रिसोर्सेज हैं, और यहाँ के लोग थोड़े से बहकावे में आ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा रहा है। इसमें अपने आप को मजबूत करिए, अपने माइंड को मजबूत करिए, किसी के बहकावे में ना आइए, अपनी क्षमता बढ़ाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर प्रदेश को महानता को देखते हुए धीरे धीरे यहाँ आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। 1836 में आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से चौथी प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। इसमें उत्तर प्रदेश प्रांत का नाम दिया गया। कंपनी ने पहले साम्राज्यवादी प्रसार क्रम में 1856 में अवध में कुशासन का आरोप देकर के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया, लेकिन ब्रिटिश शासन ने शोषण प्रिय नीतियों को विरुद्ध किया गया। स्वाभाविक है 1857 में महान विद्रोह के समय इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1857 के समय में यूपी का आपको मैं बता, तो यूपी में आप देखेंगे, जब यूपी में हर घर में नेता, हर घर में नेता नहीं तो हर डिस्ट्रिक्ट में नेता है, क्योंकि यूपी का इसीलिए तो फेमस है। देखेंगे इस पार्टी के महासचिव, इस पार्टी के महासचिव, हर घर में नेता है। तो 1857 की लड़ाई में नेता ना हो, ये हो नहीं सकता। ये तो पार्ट ही है। हालांकि जो आप ग्राम प्रधान के चुनाव में आप लोग बहुत ही एकदम उदारता आ जाता है, उसमें डेमोक्रेसी सरकार बनाई है, लेकिन आप लोग इतना अति कर देते हैं। ये चीज़ कंट्रोल होना चाहिए। 1857 की शुरुआत 10 मई 1857 के उत्तर प्रदेश के मेरठ के छावनी सैनिकों के विद्रोह में 11 मई को 1800 से इनके दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? कारतूसों में सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। अब सुअर की चर्बी, गाय का चर्बी, जो मंगल पांडे थे ये थे हिंदू, हिंदू में क्या थे? ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण और दूसरी बात आपका ये मुस्लिम, ये क्या थे? ये भी था। तो सुअर दोनों से नफरत, और इनको धोखा दिया गया कि ये सुअर की चर्बी यूज नहीं की गई। तो ये लोग एक्चुअली में मंगल पांडे क्या था? ये उन्हीं का आदमी था, लेकिन जब उसकी आस्था, जब आप किसी के आदमी के पर्सनल लाइफ को छेड़ोगे तो वो अटैक करता है। तो मंगल पांडे का जब उनकी पर्सनल अटैक किया गया, तब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध ले लिया, और पूरा एकदम किस इन्फेंट्री के थे, या आप 34वीं इन्फेंट्री के थे, आप और उसके बारे में डिटेल में देखेंगे हिस्ट्री में ना, तब उन्होंने अटैक कर लिया। लेकिन इसका व्यापक विद्रोह अंग्रेजों के कारण हड़प नीति एवं आर्थिक शोषण हुआ। दिल्ली में कब्जे में 1 महीने के अंदर विद्रोह में उत्तर प्रदेश के लगभग कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, झांसी तक फैला था। अभी भी देख लीजिए, आपका कोई धरना आंदोलन हो, यूपी के लोग न पहुंचे तो देखना अब कहाँ अभी कहाँ कहाँ से हुआ है। इसमें देखिए, बेगम हजरत महल, ये देख लीजिए कौन कौन से ये नेतृत्व करता था। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब मुख्य संचालक दत्ता टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खां, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से मौली अब्दुल्ला, कालपी से तच्चा टोपे, मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह, आपका परगना से सांबल, और गोरखपुर से गजाधर सिंह, इन्होंने बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया है। इसको हमेशा एग्जामों में पूछता है। अब इतना ही नहीं पूछता है, इसके दबाने वाला कौन था, ये आप कमेंट कर सकते हैं। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे नेतृत्व करता और यहाँ पे कौन दबाया था, ये भी एग्जामों में आजकल
अब उसमें एग्जाम में पूछता है, तो ये आपको दोनों याद करना है। अब इसमें क्या क्या हुआ था ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। लखनऊ से बेगम हजरत के बेटे ब्रिटिश कादरी के नवाब घोषित कर दिया गया था। एक लंबे वर्ष के बाद 1858 में कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। बेगम हजरत पलायन करके नेपाल चली गई। यहाँ से जब उन्होंने छोड़ दिया, फिर आपका कानपुर में अंतिम मराठा कौन थे? पेशवा बाजीराव दीदी के दत्ते पुत्र नाना साहब के विद्रोह के कमान सौंपी थी। चच्चा टोपे ने वास्तविक इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, इनके नेतृत्व में ग्वालियर के रेजिमेंट में विद्रोही सैनिकों ने कानपुर पर कब्जा कर लिया। लेकिन दिसंबर 1857 में सर कोलिन कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में विद्रोहियों का अधिकार होने के बाद बंदी अंग्रेज स्त्रियों ने बच्चों पर हत्या की उस्काने का आरोप लगाया। अजीमुल्लाह नाना साहब ने सलाहकार थे। झांसी की रानी झांसी की रानी संभाली थी। झांसी की रानी झांसी की विद्रोह में कमान संभाली थी। लॉर्ड डलहौजी ने विलियम हड़प नहीं थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसके राज्य को छीन लिया था। एक दुरूह संघर्ष हुआ। 1857 में सर ह्यूज ने झांसी की रानी पर पूरा कब्जा करने के लिए सफलता प्राप्त की थी। 1858 की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। अपने दुष्यंत पुत्र के बारे में ह्यूरोज ने कहा था कि यह, आप देखिए ह्यूरोज जो क्या कहा था, यह मात्र यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ये स्टेटमेंट काफी बार पूछा जाता है कि ओनली अ फीमेल हु इज मैन। तो आप ये बता सकते हैं किसका स्टेटमेंट? ह्यूरोज का स्टेटमेंट। ये आपका हिस्ट्री का यूपी हिस्ट्री का कंप्लीट लेक्चर हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। आप अपना कमेंट कर सकते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये तो ऑब्वियस है, जब आपको कहीं से कुछ मिलता है तो आपको करना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।